पुलवा का पुल। टेबल पर पुलवा नदी पर पुल के निर्माणार्थ मास पेटिशन पंखे की हवा में सद्यामृत सर्प की तरह पूंछ पटक रहा था। कुर्सी पर बैठते ही उस पर सरसरी निगाह दौड़ाई चीफ इंजीनियर विजय ने। उसकी पेशानी पर बल पड़े। पिटीशन के प्रथम हस्ताक्षर में आंखें उलझकर रह गई। होंठ बुदबुदा उठे, बड़े बाबू, और इसके साथ ही होंठ विद्रुप में डेटे हो आए। एक पराजय की खींच हड्डियों में रेंगने लगी। बहुत कुछ वैसी ही जैसी इमरजेंसी के दौरान अनुशासन ही देश को महान बनाता है कि तोता रटंत भीड़ को देखकर होता था। इमरजेंसी के पूर्व ये ही तोते शासन के रेशन घा कर अनुशासन की द्रौपदी को नंगा करने दुर्योधन और दुशासन की तरह पिल पड़े थे। मगर इसके पूर्व की किसी कायम कृष्ण के इशारे पर प्रशासन का भीम इन्हें पत्ते की तरह चीरकर दो टुकड़े कर दे। ये केंजुल झाड़कर युधिष्ठिर और विदुर के रूप में मुस्कुराते हुए निकल आए थे। चपरासी तक जो बड़े बाबू का बाजार हाट करके के बाद ओवरटाइम के पंचम सुर रात्रि में कुछ इस कदर मशगूल रहता कि उसके काल बेल का षड्राग सुन ही न पाता। इन दिनों दफ्तर खुलने के 15 मिनट पहले खड़े होकर सैल्यूट मारने का रिहर्सल करता नजर आता। क्लर्क, सर्वेयर, ओवरसियर सबने मिलकर घूस शब्द को चमरौटी की तरह दफ्तर से निकाल बाहर किया था। उनके चेहरे पर का घुंघरापन, बातों का कायमपन बाजार में किरासन की तरह देखते देखते जाने कहाँ चला गया था। अब वे इतने दीन, निरीह और परोपकारी नजर आते कि उन पर उंगली उठाने वाला खुद ही आत्महत्या कर लेता। सुपरंट इंजीनियर के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने के पूर्व ही विजय ने बड़े बाबू के संबंध में तकरीबन उतने ही मिथक सुन रखे थे जितने संतोषी माता या अन्य किसी चमत्कारिक देवता के। बड़े बाबू ने किस किस असंभव को चुटकी बजाते ही संभव बना दिया था। किसी की कॉन्फिडेंशियल फाइल पर प्रमोशन रुक गया था, उसने बड़े बाबू की चरण रिझ ली, प्रमोशन लागू हुआ। किसी का ट्रांसफ़र कमाऊ इलाके में होना था, बड़े बाबू की भेंट चढ़ाई और ट्रांसफ़र पा गया। डाका, बलात्कार या खून करके बच निकलने के लिए कौन सा वकील ठीक रहेगा? है किस पत्थर दिल अफसर को मोम बनाने का रामबाण क्या है? यह सब पाना है तो बड़े बाबू की शरण में आइए। किसी ठाकुर साहब ने किसी हरिजन की ज़मीन हथिया ली। जाने कौन सा दुस्साहस कर हरिजन ने ठाकुर साहब को कोर्ट में ला खड़ा किया था। ठाकुर साहब को चारों ओर अंधेरा दिखने लगा तो वे बड़े बाबू की शरण में आए। बड़े बाबू ने अभयदान दिया और चल पड़े हरिजन के घर। ठाकुर की 7 पुश्तों की उद्धार कर जब उन्होंने एहतियात के तौर पर ज़मीन के कागजात देखने चाहे तो हरिजन सहानुभूति की जांच में गलकर गोबर हो चुका था। उसने उनके आगमन से स्वयं को धन्य माना। कागजात आए। देखते देखते उन्हें पान की तलब हुई। पन डिब्बे से पान निकाला और चूना लगाने के लिए उसे घर के अंदर भेज दिया। चूना लेकर आने तक उन्होंने कागजात देख लिए थे। नीली छतरी वाले की विरुदावली बखानते उसे जीत के प्रति आश्वस्त करते हुए वे उठ खड़े हुए। हरिजन को नीली छतरी वाले की न्याय का एहसास तब हुआ जब कोर्ट में किसी ज़रूरी दलील के अभाव में वह हार गया। जलने वाले कहते हैं कि चूना लाने के लिए भेजकर ज़मीन का सबसे ज़रूरी कागज़ ही बड़े बाबू पान के साथ खा चुके थे। अब ऐसे लोगों को तो उनकी दीनहीन शिक्षक शर्मा जी की सेवा भी खटकती थी। कहते हैं इसकी एवज़ में अपने गोबर गणेश लड़के को हर साल फर्स्ट करवाते हैं, जबकि यह अधिकार एक धोबी के लड़के का था।
मगर धोबी का लड़का तो फर्स्ट हुए बिना भी नौकरी पालेगा। अदा ये शोषण और अन्याय में कैसे आ सकता है। पद्मपत्र की तरह निर्लिप्त बड़े बाबू ऐसी अफवाहों पर कान नहीं देते। जिसकी दृष्टि जहाँ तक जाती है उसका क्षितिज उतनी ही दूर तक होता है। किसी नास्ते की तरह वह उन मिथकों की उधेड़-बुन में लगा था कि एकाएक घिन्न होकर उसकी काल बैल षड्राग आलाप उठी। आक्रोश की गंध सूंघते सूंघते चपरासी अंदर दाखिल हुआ तो उसने आदेश दिया, बड़े बाबू को बुलाओ। बोलो फुलवा पर के पटुकपुर के पुल की फाइल लेते लाए। 1 साल गुजरने को आ गया था इस दफ्तर में ज्वाइन किए हुए, मगर बड़े बाबू उसके लिए वैसे ही दुर्बोध थे, वैसे ही रहस्यमय। बड़े बाबू आए, अपनी धवल वेश मुद्रा व चिर विनीत गंजी चांद की चंद्रिका बिखेरते हुए। इस पुल की मरम्मत के लिए रुपये सेक्शन करवाने की बात पर मैंने परसों ही इनकार कर दिया था जी। फिर वे ही पेपर साइन कराने के लिए मेरे पास भेजने का क्या तुग है। इस पुल की मरम्मत के लिए रुपये सैंक्शन करवाने की बात पर मैंने परसों ही इनकार कर दिया था जी। फिर वे ही पेपर साइन कराने के लिए मेरे पास भेजने का क्या तुक है जी। मैंने सोचा अब तक आपने उस पर फिर से गौर कर लिया होगा। पिछली बार जब मैं नया नया आया था, ईयर क्लोजिंग का समय होने के आबादाबी में मुझसे आपने पुल की मरम्मत के लिए 15,000 रुपयों के पेपर्स पर साइन करवाए थे। इस बार फिर 20,000 जी। महंगाई बढ़ गई है ना। मगर सवाल यह है कि मरम्मत कैसी हुई थी कि फिर यह नौबत आ गड़ी हुई। अच्छा, सहायक इंजीनियर पांडे और वर्मा को मेरे पास भेज दीजिए जी। आज तो दोनों ही अनुपस्थित है ना। उसने दांत चबाकर उनकी बात पूरी की। मगर उनके लीव या सिक की रिपोर्ट कहाँ। आ जाएगी सर, सब अपने ही आदमी है, किसको क्या कह जाए। मगर मैं अपने ऊपर वालों को जवाब क्या दूंगा। वह सर पकड़ कर बैठे गया। पुल के संबंध में उनसे ज़्यादा जानकारी तो मैं ही आपको दे सकता हूँ, कहिए तो अर्ज करूँ। खैर आप ही बताइए। और वह पुल के मानचित्र में खो गया। नक्शे पर उंगली रखकर बड़े बाबू ने बताया, यह रही फुलवा, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। इस पार बटुकपुर पड़ता है, उस पार सेमारी। ये पूरी ज़मीन जो आप नक्शे में देख रहे हैं बलुई है। उस पर आलू और शकरकंद की अच्छी खेती होती है। वहाँ की पैदावार को इधर की मंडियों में लाने के लिए पुल ही एकमात्र साधन है। यह डॉटेड पोर्शन नदी के आसपास जो आप देख रहे हैं वह घने जंगल का है। यह घना जंगल न होता तो फुलवा जैसी बरसाती नदी किनारे तोड़कर कब की पुल को अपने साथ बहा ले गई होती। मुख्तसर में मिट्टी की बनावट और फुलवा का बरसाल का वेग, ये दो ही कारण हैं जिनसे पुल साल दर साल तबाह होता रहा है। इतना कहकर बड़े बाबू ने एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर भूगोल के प्रभाव का जायजा लिया और आश्वस्त होकर इतिहास की गुफाओं की ओर चल पड़े। किसी अंग्रेज हाकिम ने नील की गोदाम तक जाने के लिए यह पुल बनाया था। तब नील की खेती होती थी उस अंचल में, एक गोदाम हुआ करती थी। अब तो खैर वैसा कुछ नहीं है, मगर पुल अभी भी उनका स्मृति चिन्ह बना मौसम दर मौसम खस्ता होता हुआ, मरम्मत होता हुआ वहाँ पड़ा हुआ है। फिर भी एक बार स्पॉट इंक्वायरी करना चाहूँगा। मगर सर, बड़े बाबू का मुँह खुला रह गया। अब इसमें अगर मगर क्या रह गया है, वह झुंझलाया। मैं समझता हूँ, आज आप इन पेपर्स पर साइन कर देते, मैं लाल फीतेशाही से बचने के लिए बेच देता। बाकी मुआयदा तो आप कभी भी कर सकते हैं। पेपर्स आज नहीं गए तो कल जा सकते हैं, सो तो है ही, मगर दिक्कत मुआयने की है ना। बरसात के ठीक बाद उस पुल की इंक्वायरी करना खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कब
डैमेज पुल का ईंट, कंक्रीट या रेलिंग वगैरह धमाके के साथ सिर पर आ गिरे। कोई ठीक नहीं। सबसे अधिक डर लगता है उस क्षेत्र के लिए विषधर सांपों और नरभक्षी भेड़ियों से। अंग्रेज वहाँ भेड़ियों का शिकार करने अक्सर आया करते थे। विजय ने सर उठाकर बड़े बाबू का गौरपूर्वक मुआयना किया। नहीं, बातों में न विष की गंध आ रही थी, न चेहरे पर भेड़ियों का अक्स। कभी कभी गुंजलक का लिजलिजापन भी कितनी मुलायमियत, और भेड़िए के आंगों में भी बला का सम्मोहन भरा होता है। तो फिर हम चल रहे हैं आज 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 और अभी। आप सर्वेयर, ओवरसियर और चपरासी को ताकीद कर दीजिए। घंटे भर में लोग तैयार हो जाए। रास्ता मुश्किल से 1.5 घंटे का है। गाना हम पुल पर ही गाएंगे, पिकनिक का आनंद उड़ाते हुए। राम राम करके लोग जीप में सवार हुए। सामने की सीट पर ड्राइवर के पास विजय और पीछे बाकी लोग। गाड़ी कभी ऊपर नीचे झूलती हुई ऊंट की व्यायाम शैली में आगे बढ़ती तो किसी चढ़ाई के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर टट्टू की तरह अड़ियल बन जाती। पीछे वाले उतरकर धक्का लगाते तो सुअर की तरह घों घों करती हुई फिर चल पड़ती। विजय ने खींच कर कहा, इस रास्ते से आलू और शकरकंद अगर ले जाया जाता होगा तो बजाय मंडी के उसे रसोई घर में चालान कर दिया जाता होगा। इस बार इस रोड के लिए भी कुछ करना होगा। जीप कभी बड़े बाबू के इशारे पर दाएं, कभी बाएं मुड़ जाती। कभी सड़क दोनों ओर के किसानों द्वारा जोत लिए जाने के कारण सरस्वती की तरह लुप्त हो जाती। नक्शे में देखकर मगज पच्ची करने के बाद फिर यह काफिला आगे बढ़ता। 2.5 घंटे के बाद अचानक जीप एक छोटे जंगल में रुक गई। बड़े भाई ने अर्ज किया, सर, आपकी इजाज़त हो तो लंच यहीं क्यों ना ले लिया जाए। फुलबा तक जीप शायद नहीं जा पाएगी। फिर उसका पानी भी पीने लायक नहीं है। मैं पानी भी साथ ही ले आया हूँ। विजय ने धूल और धक्के की चाप देखी लोगों के चेहरों पर और इजाज़त दे दी। आनन फानन में दरिया बिछ गई। खाना खाकर बड़े बाबू के द्वारा ऑफर की हुई कीमती सिगरेट सुलगा कर नक्शा लेकर उसने एक नज़र पूरे परिदृश्य पर डाली। बलुई ज़मीन, बरसात के द्वारा भूमिक्षय उन जगहों पर साफ जाहिर था जहाँ झाड़ियाँ न थी। उसने प्रशंसात्मक लहजे में बड़े बाबू से कहा, आपने जो ब्यौरा दिया 100% सही लगता है। क्या आप इस इलाके से परिचित हैं? हुजूर, अपना गरीब खाना तो इसी गांव में है ना। हमारी खुशकिस्मती होगी यदि आपके पैरों की धूल वहाँ पड़े। आज तो क्षमा कीजिए, यह कहता हुआ वह विचारों में खोया आगे बढ़ गया। तो इसी सैकड़ों एकड़ की दोमट मिट्टी से उद्भुत हुआ था बड़े बाबू का वैराग्य। इधर कुछ महीनों से वे कबीर की निर्गुण वाणी के अनुशीलन में व्यस्त नजर आते। कहते, कोई क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया, बंदे हाथ पसारे जाएगा। अरे अब सब लूट दो, सब लूट दो। आदमी के लिए बस 2 गज ज़मीन ही काफ़ी है। इसी माया के लिए इतनी हाय तौबा। लोग दिन का चैन और रात की नींद हराम कर डालते हैं और उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद पुत्रों पुत्रियों और रिश्तेदारों को बांट दी। कहीं यह भूमि हदबंदी कानून को चकमा देने के लिए तो नहीं। बड़े बाबू को अब कोई माई का लाल यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि बड़े बाबू के पास एक धूर भी ज़मीन है। निर्गुण के रस से चककर वह जंगल में रास्ता बनाता बड़ा ही जा रहा था कि सामने धीर गंभीर बरसाती नदी के ढलान पर लुटकते लुटकते बचा। उसने नक्शा देखा तो यही है फुलवा, मगर पुल नक्शे के अनुसार इसी जगह होना चाहिए।
ओह, मानचित्र भी कितने गलत आंके जाते हैं, कितने गलत आंके जाते हैं। किनारे किनारे वह दूर तक चला गया। रुककर आंख मिचमिचाई। नक्शा देखा, नदी देखी, जंगल देखा, मगर पुल पुल तो कहीं नहीं दिख रहा था। बड़े बाबू, सर्वेयर, ओवरसियर, चपरासी पीछे पीछे आ गए थे। उसने चिल्लाकर पूछा, पुल कहाँ है? चारों की नज़र झुक गई। हाँ, मेरे सवाल पर आप लोग नीचे ताक रहे हैं। पुल धरती में समा गया क्या? तो यह बात है, पुल ही नहीं है और रुपए सैंक्शन करवाए जाते रहे हैं। क्या और भी कोई फाइल है? बड़े बाबू ने दूसरी फाइलें दे दी। 2 नंबर की फाइल पर छोटे मानचित्र को देख कुटकर उसने फेंक दिया। 1 नंबर की फाइल पर नज़र पड़ते ही सिकुड़ गई और जब खुली तो मुंह भी घुला रह गया। ये क्या? पुल की मरम्मत के लिए पिछले 10 सालों से रुपए सैंक्शन करवाए जाते रहे हैं। आप लोगों ने चीट किया है सरकार को। मैं एक एक के विरुद्ध रपट भेजूंगा। गबन के मामले में जेल की हवा खाएंगे सब लोग सिट पिटाए खड़े रहे। मगर सर, बड़े बाबू ने विनीत मुद्रा में सिर झुकाए हुए ही कहा, इसी फर्जी पुल के लिए पिछली बार आपने भी रुपए सैंक्शन करवाए हैं। विजय को करंट मार गया। वह हकला पड़ा, लेकिन मुझे तो मालूम भी नहीं था। लेकिन बचने की नाकाम छटपटाहट। हमारे विरुद्ध कोई रपट बेचने पर हमें अपनी चिंता नहीं है। जो होना बदा है होगा ही। हमारी चिंता तो आपको लेकर है। आपका क्या होगा? विजय का चेहरा सूख गया और बाकी लोगों के गुटे गुटे चेहरों पर मुस्कान पसीज आई। मन ही मन उन्होंने बड़े बाबू की भलैया ली। विजय कब यंत्रवत आकर जीप में बैठा, कब बटुकपुर गया, कब शाम ढली, कुछ जान न सका। सारी रात नींद न आई। दूसरे दिन दफ्तर ऊपर से गंभीर बना हुआ था, मगर खुसर फुसर से लग रहा था कोई खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर। विजय चुपचाप अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। बड़े बाबू आए, सिर झुकाए हुए सेवक की मुद्रा में बोले, सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें धीरे धीरे ऊपर उठाई तो निशा जागरण की लाली और उदास रुक्षता उनमें तिर रही थी। अच्छा बड़े बाबू, उसकी आवाज़ लगा पटकपुर से आ रही है, जहाँ किसी आकस्मिक ठोकर से टूट गई थी कल। कहिए सर, क्या उस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है? आप जानते हैं मैंने एक पैसा तक नहीं छुआ है उसका। नौकरी जाएगी तो सो जाएगी ही, सिर पर कलंग लेकर चलना पड़ेगा। ओहो, तो यह बात है। आप तो खामखा परेशान हैं। वह भी कोई प्रॉब्लम है, बशर्ते आप इंटरफियर न करें। वैसे आप चाहे तो आपका शेयर। रुक कर काफ़ी कुछ कह डाला था बड़े बाबू ने। नहीं, यह नहीं हो सकता। कोई दूसरी तरकीब बताइए। विजय ने बेचैनी में सिर पकड़ लिया। एक अमूर्त सन्नाटा कमरे में कुहासे की मानिंद तिर उठा। इस कुहरे में न कहीं कूल दिखता था न किनारा। एक उपाय है। कुहरे को चीरती हुई बड़े बाबू की आवाज़ आई, जैसे उन्हें धा मिल गई हो। क्या? सांब भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह, विजय उत्साहित होकर बोला, पुल को एबोलिश कर दिया जाए। मगर पुल है कहाँ जिसे एबोलिश किया जाए? आपने वह भिन्ना उड़ा। मगर पिछली दफ़ा रुपए सैंक्शन करवाने के साथ आपने ये स्वीकार कर लिया है कि पुल है। पुल कागज़ों में तो है, फाइलों में तो है। अदा आपका यह कहना सरासर गलत है कि पुल नहीं है। यह गलत तथ्य पेश कर सरकार को गुमराह करना है। विजय ने गहरी सांस फेंकते हुए पूछा, फिर? यह दिखाइए कि उस स्थान पर पुल का होना अवैज्ञानिक है। साल दर साल मरम्मत के मद में गर्ज से स्पष्ट है कि मरम्मत से अब इसे काम चलाऊ सुधारा नहीं जा सकता।
सिफारिश कीजिए कि उस स्थान पर पुल को तोड़कर किसी अन्य स्थान पर नया पुल बनाया जाए। मान गए। इस आशय का ड्राफ्ट बनाकर फौरन टाइप करवा कर ले आइए। क्या अंदाज है आपके? बड़े बाबू ने खुद ही टाइप किया और दिखाया विजय को। सुंदर तर्कपूर्ण ढंग से पुल को एबॉलिश करने का औचित्य बताया गया था। वह बड़े बाबू की प्रतिभा को दाद देने ही वाला था कि अंतिम परिचय तक आते ही वह ऐसे चीखा जैसे उसने सांप तक देख लिया हो। ये क्या, पुल को एबॉलिश करने का खर्च 15,000? आखिर है तो पुल ही, कोई बालू का घरौंदा तो नहीं जो अपने आप टूट जाएगा। फिर पुल का मलबा शो करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। विजय निरुत्तर रह गया। थोड़ी देर बाद एक हारे हुए जुआरी की तरह उसने साइन तो कर दिया, मगर कागजात अपने ड्रॉयर में रख लिए। दूसरे दिन विजय ने आकर पहला काम किया कि रपट की चिंदियाँ बना डाली। खुद व खुद उसने एक नई रपट टाइप की। मैंने अमुक तारीख पर पुल का मुआयना किया, मगर पुल का कोई अस्तित्व ही न मिला। इस स्थिति में उचित कार्यवाही की जाए। बाकायदा साइन करके उसने डिस्पैच क्लर्क को तत्काल डिस्पैच करने को कहा और 4 दिन की छुट्टी पर गांव चला गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार लौटकर वह बड़े बाबू और अपने कई सहयोगियों को नहीं पाएगा, मगर उसका लौटकर आना ही नहीं हुआ। बड़े बाबू का वह बाल भी बांका नहीं कर सका था और उसका खुद का ही तबादला हो गया था। अपने में सिमटते हुए सहसा उसे पुरानी रपट की याद आई तो कॉल बेल पर हाथ स्वतः चले गए। चपरासी से उसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट को बुलवाकर वह रपट निकलवाई। उसने गौर किया, उसकी रपट और हस्ताक्षर के बीच एक पंक्ति और भी जुड़ी थी। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है इस बार भी भयंकर बाढ़ में पुल पूरा का पूरा बह गया। गुरु गुरु, उसके मुंह से स्वतः शाबाशी फूट पड़ी। कितने अफसोस की बात है, आज इतने वर्षों बाद वह फिर उसी हलके में आया तो बड़े बाबू रिटायर्ड हो चुके हैं और वह उनकी चरण धूलि तक से वंचित रह गया है। सर, वह चौंका। गाड़ी तैयार है नदी पर जाने के लिए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बोल रहे थे। अच्छा, बड़े बाबू फिलहाल बटकपुर ही है ना? जी, रिटायर्ड होने के बाद से शायद अपने गाँव ही है। तो 2 लीटर पेट्रोल और ले लीजिएगा, उनके दौलत खाने तक भी चलना है। जी, विजय ने उड़ते हुए मन ही मन सोचा। इस बार जब एक मंत्री इस इलाके से हुए हैं तो पुल शायद बन भी जाए, लेकिन उद्घाटन के लिए एक निष्ठावान व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी ही, और बड़े बाबू जैसा निष्ठावान कौन हो सकता है? आखिर फुलवा के पुल की सेवा में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पूरे 2 दशक गुजारे हैं।